In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today, our topic is Punjab Land Revenue Act 1967. So, ये स्पेशल एंड लोकल लॉज का एक लॉ है, इसको हमने पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब रेवेन्यू से आपको अंदाज़ा हो रहा कि ये रेवेन्यू की बात हो रही है, जैसे कि हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पढ़ा है, जैसे कि FBR जिसे आप कहते हैं, वो आपका टैक्स जो हर सालाना आप अपनी रिटर्न सबमिट करवाती हैं FBR को, तो वो होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब जो ये है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो 1967 में एक एक्ट आया जिसका बेसिक पर्पस था लैंड पर जो भी रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करना। अब ये लैंड कौन सी हो गई? ये लैंड ना तो कमर्शियल है, ना तो ये लैंड जो है वो आपकी रेजिडेंशियल है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। ऐसी लैंड जिसमें जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, उसके अंदर जो भी नेट प्रोड्यूस होता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, वो सब कुछ हम इस रेवेन्यू एक्ट के ज़रिए वो कलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर कौन सी अथॉरिटी होगी जो कलेक्ट करेगी, और उसके अलावा कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, और इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब कुछ हमें किस एक्ट ने बताया? 1967 एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट ने बताया। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाज़ दफ़ा हम हर एक्ट को दूसरे एक्ट से मैच करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आप सोच रहे होंगे वो रेवेन्यू जनरेट करता है, मे बी रेवेन्यू ये भी हो। नो, ऐसे नहीं होता। उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जो हमारी डेली हमारी जो एनुअल एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसको देखना, जो कि हमारे बिजनेस वगैरह में यूज़ होते हैं, या हमारे रिटर्न को देखना जो हम सालाना फाइल करते हैं। उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हमारी जो अर्निंग वगैरह है उसको देखना और अपना इसको बात का रिकॉर्ड रखना। तो जबकि लैंड रेवेन्यू की मैं बात करूँ, उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उस पर टैक्स लगा जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी हिस्सा होना चाहिए इसके अंदर। जिस तरह हमारी इनकम पे गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है, इसी तरह हमारी जो लैंड रेवेन्यू है वो भी हमारी लैंड पे भी उस पर टैक्स होता है। ये एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ये है कि जब वो ज़मीन पे काश्त की जाती है, उसमें से जो हमारी गवर्नमेंट है उसका भी टैक्स होता है। टैक्स इसलिए होता है क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना, ये बात आपने भी सुनी होगी, जैसे कि वो कहते हैं कि समटाइम वो चीज़ काश्त वगैरह करते हैं, वो गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं। इन शॉर्ट, अगर वो ज़्यादा उनकी पैदावार हो जाए तो आगे गवर्नमेंट जो है वो उनसे वो चीज़ ले लेती है, अच्छी उनको उनका मुआवजा दे देती है। सेम इसी तरह तो गवर्नमेंट ने अगर उनको फैसिलिटीज़ देती हैं, हमारे जो इतने भी किसान लोग होते हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसके साथ साथ उन पर कुछ टैक्स भी लगाया जाता है। तो इस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो हम पढ़ेंगे। साथ हम ये पहले इस बात को मैं क्लियर करवा दूँ कि इसको आपने कोई विलेज के साथ नहीं रिलेट करना, इसे आपने किसी गांव सिटी के साथ रिलेट नहीं करना, इसे आपने एग्रीकल्चर यूज़ करना, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, ठीक है। इस पर कैसे टैक्स लगाया जाता है, किस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, कौन सी अथॉरिटी होती है, और इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये सब कुछ हमने इस एक्ट के अंदर पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले ये डिस्कस कर लें कि ज़मीन, ऐसी कौन सी ज़मीन है, जैसे ये कैसे पता लगेगा कि किस ज़मीन पे कितना टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर जो पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती ज़मीन है, इस पर कितना टैक्स लगेगा। तो इसको मैं कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि जितना आपने नेट रेवेन्यू प्रोड्यूस किया है ना, उस हिसाब से। अब ये नहीं होगा कि अगर ज़मीन का मुरब्बा है, किनार वगैरह ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, ये नहीं होता। इसमें बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपने कितना नेट प्रोड्यूस किया है। नेट प्रोड्यूस ऐसे किया कि फ़र्ज़ करें अब दो ज़मीनें हैं, एक पंजाब की और एक सिंध की। पंजाब और सिंध, अब 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर 500 मन गंदम। पंजाब में जो 500 मन गंदम है वो काश्त की जाती है 1 एकड़ ज़मीन पर, जबकि सिंध के अंदर 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर 600 मन गंदम काश्त की जाती है। ज़्यादा काश्त किस पे हो रही है? सिंध पे हो रही है ना। सिंध के अंदर क्या हो रहा है, हम बेसिकली एग्रीकल्चर की बात करें। एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि उस पर जितना काश्त हो रही है, एक ज़मीन वो भी 1 एकड़ है, पंजाब की भी 1 एकड़ है, सिंध की भी 1 एकड़ है। जबकि सिंध की जो पैदावार है वो कितनी है? 600 मन गंदम पर ईयर, ठीक है। जबकि पंजाब के अंदर जो गंदम है वो 500 है।
पैदावार सिंध में ज़्यादा हो रही है, ये बात है ना। तो अगर सिंध में ज़्यादा है तो आप सोच रहे होंगे कि टैक्स पे ज़्यादा लगेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, पैदावार पे टैक्स नहीं लगना, टैक्स लगना है नेट रेवेन्यू पर। अब जो सिंध के अंदर पैदावार है वो उस पर जो एक्सपेंस आता है, उस पर जो खर्चा आता है वो आई थिंक होता है 3 लाख रुपया 600 मन गंदम पे। 600 मन गंदम में 1 मन गंदम कह लेके हम 1 लाख रुपये होगी, 6 लाख रुपया वो जनरेट करता है एनुअली। 6 लाख रुपया उसने एक साल के अंदर 600 मन गंदम पे कमाया और 3 लाख रुपया उसने उस पर नेट एक्सपेंस किया। तो 3 लाख रुपया उसका नेट प्रोड्यूस हुआ, जबकि पंजाब के अंदर वो उसके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, उसके पास पानी वगैरह की हर चीज़ की सहूलियात होती हैं। तो वो इजीली उस पर 1 लाख रुपया खर्चा लगा के उसको 5 लाख रुपया सालाना उसको नेट प्रोड्यूस होता है। तो उस पर जो टैक्स इम्पोज होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसका नेट प्रोड्यूस ज़्यादा है। नो डाउट कि उसकी जो गंदम है वो 500 मन है, लेकिन उसका जो एक्सपेंस है वो भी तो 1 लाख है, तो उसको बदले में 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया उसने नेट प्रोड्यूस करता है और उसके अलावा 1 लाख रुपया लगाकर गंदम उसकी 500 ही है, 500 मन गंदम है, लेकिन 4 लाख रुपया उसने नेट प्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपया लगाकर। जबकि हमारी सिंध के अंदर जो ज़मीन है उसने सिर्फ कितना नेट प्रोड्यूस किया है 3 लाख रुपया, क्योंकि 3 लाख रुपये तो उसके एक्सपेंस आ गए, एक्सपेंस इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती, क्योंकि पंजाब के अंदर पानी ज़्यादा है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है, तो इस वजह से पंजाब में जो नेट प्रोड्यूस है वो ज़्यादा है। इसीलिए ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये पंजाब पे एप्लीकेबल होगा, अदर्स जो हैं हमारे प्रोविंसेस उनके लिए भी एक सेपरेट होगा, क्योंकि उनकी लैंड जो डिफरेंट है, तो उनका लैंड जो रेवेन्यू एक्ट है वो उनकी लैंड के हिसाब से होगा। पंजाब का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो पंजाब की लैंड के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर मैं आज हम बात करें पंजाब की, पंजाब के अंदर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो वही अगर हम सिंध पे चले जाएं, बलूचिस्तान पे चले जाएं, उसमें भी ऐसे एक्ट होंगे, बट मे भी कुछ उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हों, लेकिन वो उनकी प्रोविंस के अकॉर्डिंग होंगे। हम पंजाब में हैं तो हमने पंजाब के लैंड रेवेन्यू को देखते हुए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब यानी कि 5 दरियाओं की ज़मीन, तो इसके अंदर पानी की फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा होगा, नेट प्रोड्यूस ज़्यादा है। तो इस वजह से बात ये है कि आपने नेट प्रोड्यूस पे जो भी टैक्स इम्पोज होगा हमने उस टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये बात नहीं होती कि रकबा ज़्यादा है, मुरब्बा ज़्यादा है, केनाल ज़्यादा है, मे बी वहाँ पे मुरब्बा ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो वो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन उस पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है अदर प्रोविंसेस में। तो ये तो बात होगी टैक्स कैलकुलेशन की कि नेट प्रोड्यूस जितना होगा उतना ज़्यादा उसका टैक्स होगा। ये गवर्नमेंट देखती है ना, ऐसे नहीं होता है कि ज़मीन ज़्यादा हो नेट प्रोड्यूस कम हो फिर भी उसे ज़्यादा टैक्स ले, ऐसे नहीं होता। आपको अगर आपका नेट प्रोड्यूस ज़्यादा है तो आपको उस हिसाब से टैक्स देना है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ ज़मीन के साथ साथ, अगर मैं बात करूँ कि डिवीजन की, आप लोगों को डिवीजन भी नहीं पता होगी कि ज़मीन की डिवीजन कैसे होती है, क्योंकि अभी तो आप लोग बच्चे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ज़मीन की जो तकसीम है ना बलूचिस्तान की तरफ, वो मोस्टली की जाती है पोल रोड फिट वगैरह में। अगर हम बलूचिस्तान की मैं बात करें, अब मैं पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब के अंदर जो है वो मुरब्बा, केनाल, एकड़ और उसके अलावा बिक्का, किला वगैरह का कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पंजाब में। तो अगर पंजाब में हम बात करें कि एक मुरब्बा, एक किला, एक एकड़, एक मरले की जो ज़मीन है ना उसमें 272 फीट होते हैं, जो हमारी ज़रूरी ज़मीन होती है उसकी जो 272 फीट होगी तो वो एक मरला होगी। और अगर शहर की बात करें तो आई थिंक 225 फीट का एक मरला होता है। एक मरला जो होता है वो 225 फीट होता है, और जो शहरी की तरफ 225 फीट है, और जो हमारे गांव की तरफ है वो आई थिंक सो कि वो 272 फीट जो है वो एक मरला है। तो एक मरला, एक किनाल में कितने होंगे, एक किनाल में 20 मरले हों तो वो कितना होगा हमारा एक किनाल। और अगर एक एकड़ की मैं बात करूँ, एक एकड़ के अंदर होते हैं 8 किनाल होंगे तो एक एकड़ होगा, 8 किनाल इज इक्वल टू एक एकड़। और अगर मैं एक मुरब्बे की बात करूं, एक मुरब्बा के अंदर होते हैं 25 एकड़। अगर 25 एकड़ आपकी ज़मीन है तो इट्स मीन टू से दैट योर लैंड इज इक्वल टू द एक 1 मुरब्बा। क्लियर है? बात बताने का मतलब ये है कि अभी हम स्टडी नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट बेसिक बात कर रहे हैं कि ज़मीन की जो डिवीजन है वो कैसे की जाती है। पंजाब पढ़ रहे हैं तो पंजाब के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जो आपको सुनने में मिलेंगे, तो इस वजह से मैं आपको पहले वर्ड्स थोड़ा बता रही हूँ। अभी मैं रीडिंग नहीं स्टार्ट किया, अभी मैंने रेवेन्यू एक्ट
आपको रीडिंग नहीं है, अभी मैंने बे एक्ट रीडिंग नहीं स्टार्ट किया, जस्ट मैं आपको जनरल नॉलेज के तौर पे बता रही हूँ कि अगर पंजाब के अंदर हम कोई भी केस वगैरह फाइल कर रहे हैं या हमें कौन से वर्ड सुनने को मिलेंगे वो यही होंगे कि मुरब्बा, केनाल, एकड़ वगैरह। तो एकड़ का आपको पता होना चाहिए, 1 एकड़ जो होता है वो हमेशा 8 किनाल के बराबर होता है। और अगर एक बीघा वर्ड होता है वो 4 किनाल होता है, एक बीघा के अंदर 4 किनाल होते हैं, और 1 एकड़ को ही हम किला कहते हैं। ठीक है, जो हमारा 1 एकड़ है वो दैट इज आल्सो कॉल्ड किला। 1 किला 1 एकड़ बराबर है 8 किनाल के, और 1 मुरब्बा जो बराबर है वो 25 एकड़ के। अब 25 एकड़ ये देखिए मैंने लिख दिया। हमारा एक मरला जो है वो 272 फीट, मैंने आपको बताया था ये हमारी जो ज़राई ज़मीन है उसके लिए, और जो हमारा 225 है वो हमारी शहरी जो ज़मीन है उसके लिए। 225 फीट वो 1 मरला है, जबकि 1 किनाल है वो 20 मरला है, और जो हमारे 1 बीघा है वो 4 किनाल है, और 1 एकड़ इज़ आल्सो कॉल्ड किला। तो किला जो है वो 8 किनाल, और इसकी जो फिट होगी वो हमारे पास होगी 43,502 फीट। 1 मुरब्बा की अगर मैं बात करूँ तो वो 25 एकड़ के लिए। आपने कहा कि मैंने लिख के आपको बता दी, ये सब कैलकुलेशन आपकी ज़मीन की कैलकुलेशन है जो हमारे पंजाब के अंदर ज़मीन को वो डिवीजन करते हैं। पंजाब पे पढ़े हैं ना हम, तो हम ज़मीन की, मैंने आपको मुँह ज़बान तो बताया था लेकिन मैंने अब लिख के बता दिया ताकि आपको ये याद रहे कि हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। मे भी आपको वैसे ना समझ आती है, अब मैंने लिख के बता दी तो आप इसको ना स्क्रीनशॉट कर लें और इस बात को समझ लें कि हमारी ज़मीन की जो डिवीजन है वो कैसे है। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो मुरब्बा में, उसके बाद 1 किला या एकड़ में, उसके बाद बीघा में, और उसके बाद केनाल में, उसके बाद मरला में सबसे कम ज़मीन यानी कि 272 फीट होती है। ओके, तो अब हम चलें डेफिनेशंस की तरफ और साथ में इसके इंट्रोडक्शन की तरफ स्टार्ट करें इस टॉपिक को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका मैं डल कर दूँ, चलिए मैं डल कर देती हूँ, हमने देख तो लिया। तो चले अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी प्रीलिमिनरी, हमेशा की तरह इसका प्रीलिमिनरी आपको पता ही है, इसके अंदर शो टाइटल है, पावर ऑफ एक्सेप्शंस, प्रोविजन है, और थर्ड, और इसके अलावा सर्टेन फॉर्म ऑपरेशंस ऑफ दिस एक्ट। थर्ड हमारा जो एक्सक्लूजन से रिलेट करता है। आज जो हमने बेसिक पढ़ने है ना वो 37 सेक्शंस का मेरा प्लान है कि कंप्लीट कर दूँ एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वो तो विलेज ऑफिसर्स आ जाता है, क्योंकि विलेज ऑफिसर में ज़्यादा एग्रीकल्चर ज़मीन होती है तो उसके ज़्यादा ऑफिसर्स वगैरह को हम इन डिटेल सेपरेट से डिस्कस कर लें। तो जो हमारी शहरी ज़मीन है उसको आज हम कोशिश करें कि जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कलेक्टर वगैरह, इन सब को हम आज पढ़ लें। तो ये डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स है सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर तो हमारा प्रीलिमिनरी है ना। थर्ड चैप्टर जो है वो अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है। थर्ड चैप्टर हमें ये डील करता है कि वही कि जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है, कलेक्टर कमिश्नर है, तहसीलदार वगैरह, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनकी क्या पावर्स होती हैं, ये सब कुछ हमारा थर्ड चैप्टर डील करता है। और उसके अलावा इनको कंट्रोल कैसे करता है, पावर, ये सब बता दिया। चैप्टर 4 जो है हमारा प्रोसीजरल है, इसके अंदर प्रोसीजर बताया जाता है रेवेन्यू ऑफिसर्स के, वो उनका प्रोसीजर क्या होगा, कि वो जब भी वो काम करें वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, कि वो कोई भी अपनी पावर को यूटिलाइज़ करें, पावर को यूज़ करें, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये सेक्शन 19 टू 35 डील यही करता है। तो हमने ये 35 तक आज हमने पेनल्टी तक डिस्कस करना है। विलेज ऑफिसर्स चैप्टर 5 है, ये अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो चैप्टर 4 है हमारा, वो हमारे प्रोसीजर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आज हम चैप्टर 4 पढ़ लें, 4 चैप्टर हम इन डिटेल पढ़ लें, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर तो प्रीलिमिनरी है ना, पीछे के बच्चे 3 चैप्टर्स। तो सेकंड चैप्टर में हम अपॉइंटमेंट पढ़ लेंगे, थर्ड चैप्टर में अपॉइंटमेंट पर, सेकंड में डिवीजन्स हैं, और फोर्थ के अंदर प्रोसीजर है। प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट और साथ में डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट ये हम पढ़ लेंगे, कुछ तो हमने पढ़ भी लिए हैं बेसिक्स। तो चलिए स्टार्ट करें, आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सब रेवेन्यू एक्ट का बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट आपको मुश्किल लगता है इसलिए तो वीडियो बनाते हैं इस पर, ताकि जुडिशरी में आपको आसानी हो। बेयर एक्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना डर होता है, ये डर को ख़त्म करना है हमने।
जी ये स्टार्ट हो गया जी, आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1961 का शॉर्ट टाइटल है, कमेंट्स मार्केट वगैरह है। तो चलो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, तो आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आए हैं कि 1967 में, हाँ जी 7 दिसंबर 1967 में ये एक्ट आया था। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था कि अगर डिस्प्यूट राइज हो जाए टाइटल पर डिस्प्यूट अगर राइज होता है तो वो लैंड रेवेन्यू एक्ट उसको रिजॉल्व नहीं करेगा, वो आपको 90 डेज का टाइम देगा। अगर आपका टाइटल पर डिस्प्यूट राइज हो गया, अगर आपका टाइटल जो है वो डिस्प्यूटेड हो गया, कि आपको नहीं पता चल रहा है ये जो एग्रीकल्चर ज़मीन है इस पर टाइटल किसका है, कौन इस ज़मीन का ऑनर है, तो वो भी आपको जो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है वो आपको टाइम देती है 90 डेज। विद इन 90 डेज अब सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे जो सिविल कोर्ट उसके अंदर अपना डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करें। इन केस अगर वो पार्टीज नहीं जाती, अपना केस जो रिजॉल्व नहीं करवाती, तो जो हमारी लैंड रेवेन्यू एक्ट उसके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू द सीपीसी वो आपका जो डिस्प्यूट है, टाइटल डिस्प्यूट हुआ है, उस पर वो फैसला दे सकती है। ये उस अपनी सीपीसी के अकॉर्डिंग अपनी पावर्स को, अपनी जुरिडिक्शन को यूटिलाइज करते हुए, जी यही बात है। बेसिक पर्पज का टैक्स कलेक्ट करना है ना एग्रीकल्चर पर, लेकिन अगर आपका टाइटल डिस्प्यूटेड हो गया तो वो उसके लिए आपको टाइम दिए जाते हैं 90 डेज का। जी तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करना, किस रिकॉर्ड को कि किसी के साथ बदयानती ना हो, किसी का ज्यादती ना हो, कि ये ना हो कि उसका जो नेट रेवेन्यू वो कम हो, ज़्यादा हो और उससे टैक्स कम लिया जाए, या फिर उसका टैक्स ज़्यादा लिया जाए, उसके रेंट नेट रेवेन्यू कम हो। तो इस सबको रिकॉर्ड करना होता है ना सर चीज़ को, तो ये अथॉरिटी का काम है। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो हमारी अथॉरिटी है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो इस बात को मेंटेन करती है। जी जी, और कुछ स्टार्ट करें अब? चलिए स्टार्ट करते हैं जी। इन द नेम ऑफ अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। सो प्रीएम्बल पे पढ़ें। Whereas it is expedient to the consolidate and amend to the laws relating to the making and the maintenance of records of rights, assessments, collections of the land revenue, the appointment and the functions of the revenue officers, and other matters connected with the revenue administrators in the province Punjab incidental throughout। कि कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी हम पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लैंड ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट वगैरह, उनकी पावर्स वगैरह, उनके राइट्स ड्यूटीज़ वगैरह को एक्सप्लेन किया जाता है, तो जो भी पंजाब के अंदर होंगे। तो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी शॉर्ट टाइटल्स की हम बात को, दिस एक्ट में बी कॉल्ड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो इस एक्ट को जो कहा जाता है वो 1967 एक्ट शॉर्ट टाइटल है इसका, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और उसके बाद इट एक्सटेंड द होल ऑफ द प्रोविंस, यानी कि पंजाब के अंदर इसका एक्सटेंड है, एक्सेप्ट द ट्राइबल एरिया, जो कि ट्राइबल एरिया जो हमारे पहाड़ी इलाके वगैरह हैं उन पर नहीं है, अदर एरियाज पर नहीं, जस्ट जो हमारे एग्रीकल्चर ज़मीन वगैरह उन पर है। आगे है इट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविंस शैल कम इनटू ऑपरेशन इन द एरिया इन सच डे टू द गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ पॉइंट द ऑन हिज बिहाफ। अब वो गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई भी प्रोविंस एक्स्ट्रा ऐड होता है, जैसे कि हमारा के वगैरह है, उसके अलावा कुछ वो फीफा आई थिंक जो भी हमारे साथ जो मर्ज होंगे उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन अपने रूल्स रेगुलेशन बयान करेगी। पावर टू द एक्सेप्ट एनी एरिया फॉर द प्रोविजंस अनसिचुएटेड देयर और शुड द circumstances एनी एरिया दिस एक्ट में बी स्पेसिफाइड प्रोविंस हैज बीन brought to the such opinion the notification except government or any provision this unsituated government may be notification until the so far as rule are consistent shall be specified period for exceptions to remain in force। मैं इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ूंगी, इसमें वही बात आ रही है कि अगर कोई प्रोविंस आपके प्रोविंस के साथ रिलेट करता है, पंजाब के साथ अगर कोई मर्ज हो जाता है, तो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर तो ये चल रहा है, तो वो पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो अपनी गजट के अंदर बताएगी कि इसको इसकी जो ज़मीन है वो कैसे वर्क करेगी। तो पहले तो पंजाब के अंदर जो ज़मीन है वो तो उसके अकॉर्डिंग है ना, अदर प्रोविंस की बात हो रही है। एक्सक्लूजन टू द सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ दिस एक्ट, दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द असेसमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ द लैंड रेवेन्यूज। इसका बेसिक पर्पज असेसमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ द रेवेन्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल एरियाज नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो जो हमारे एरियाज वगैरह को नॉमिनेट किया है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा नहीं होगा।
अगर डेफिनेशन क्लोज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हर एक्ट में होती है। फोर्थ डेफिनेशन जो होती है वो, इसमें अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चरल ईयर जो होता है मीन्स का मतलब है कि ईयर कमेंसिंग ऑन द 1 July ऑन द सच डेट एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द अप्रूवल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट फॉर एनी स्पेशल एरिया। अब हमारे यहाँ ये जो एग्रीकल्चर ईयर है ना, वो एग्रीकल्चर ईयर जो न्यू ईयर स्टार्ट किया जाता है, जिस पे टैक्स लग जाए 1 साल का जो टैक्स है, वो अगर हम एनुअली बात करें तो वो एनुअली की अगर बात करें तो वो जुलाई से स्टार्ट होता है 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 1 साल बनता है। तो फिर 1 जुलाई से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो 1 जुलाई के अंदर जितना टैक्स बनता है 1 साल के अंदर, वो सब कैलकुलेट किया जाता है बाय दिस एक्ट। आगे अराजी रिकॉर्ड सेंटर की मैं बात करूं तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर डिफाइन इन अ क्लॉज सब क्लॉज ऑफ द पंजाब रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017। इसको तुम्हारी अथॉरिटी एक्ट 2017 में एक्सप्लेन किया गया है। आगे एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू मीन्स, एरियाज का मतलब वो होता है लैंड रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड डेट ऑन विच बिकम्स पेएबल। यानी कि एरियर्स का मतलब वो डेट होती है जिस डेट के अंदर अंदर आपने जो अपना जो टैक्स है वो पे करना होता है। ठीक है, एक डेट आपको दे दी गई है ना, वो एरियर होती है, एरियर्स डेट होता है, किस डेट तक आपने पे करना है, ड्यू डेट, दैट इज आई थिंक इट्स आल्सो कॉल्ड ड्यू डेट। और एरियर लैंड रेवेन्यू में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, एरियर्स। अगर assessment circle means a group of easement which is in the opinion of the board of revenue recorded in or ordered in writing are sufficiently homogeneous admit of the common set rates being in the general guide calculating land revenue assessment amount। assessment circle के अब आपको बताती हूँ मैं। जी स्टूडेंट्स, अभी भी आपको उसमें मसला आ रहा है। एरियर मतलब वो डेट होती है कि आपको ड्यू डेट दी जाती है कि इस डेट के अंदर आपने अपना टैक्स जो है वो पे करना है। इन केस अगर आप वो स्टेट पे अपना टैक्स पे नहीं करते या आप कर देते हैं, हाफ जो रह जाता है वो जो अमाउंट होती है उसे हम एरियर्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपको इतनी कन्फ्यूजन रहनी चाहिए। ड्यू डेट के अंदर जो आपने टैक्स देना होता है वो तो आपने देना है। उसके अलावा अगर आप रहते हैं अनपेड, जो रकम है आपकी रहती है रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच द बिकम्स पेबल, तो वो आपने पे करने तो वो आपका एरियर बन जाती है। हाँ जी, अगर नहीं करें तो फिर आप डिफ़ॉल्टर ही कहलाएंगे। अगर असेसमेंट सर्कल की मैं बात करूँ, असेसमेंट का सर्कल का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जो कि कैलकुलेशन की जाती है ज़मीन के ऊपर, 25 साल के ऊपर जो हमारा खसरा नंबर अलॉट किया जाता है। आपको पता है कि जब हमारे जो वो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो जब विज़िट करते हैं, वो एक हमें नंबर दे अलॉट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द लैंड, अकॉर्डिंग टू द हमारी जो लैंड की कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से जो नंबर अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, खसरा नंबर कहते हैं। खसरा गिरदावर जो नंबर हमें रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते वक्त हमें देते हैं क्रॉप्स वगैरह पे ऊपर इंस्पेक्शन रेगुलेशंस के ऊपर, तो वो असेसमेंट सर्कल होता है। वो असेसमेंट सर्कल ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 4 जगह हैं और चारों जगह की तकरीबन लैंड जो है वो इक्वल है, उनका जो मरबा वगैरह है, उनकी जो डिवीजन है वो सेम है, तो वो एक नंबर को सेम एक जैसे चारों सर्कल में एक नंबर दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट सर्कल। ठीक है, तो आगे है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये होता है मींस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1960। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी काम किए हैं वो। बाउंड्री मार्क की बात करूँ, बाउंड्री मार्क्स मीन एनी इरेगेशन द स्टोन एंड मटेरियल एंड हेडेज अपलोडिंग द रेड स्ट्रिप्स ऑफ ग्राउंड अदर ऑब्जेक्ट मार्क वेदर द आर्टिफिशियल सेटअप employed revenue officers having authority on the behalf of the designated boundary on any division of land। कमेंसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, कमेंसमेंट शैल मीन्स डे ऑन विच द एक्ट और एनी प्रोविजंस एज द केस में बिकम्स इनटू ऑपरेशन। डिफॉल्टर का मतलब यही होता है कि जब कोई बिजनेस आपका स्टार्ट किया जाता है, डिफॉल्टर्स मीन्स अ पर्सन लायबल फॉर एन एरियर्स ऑफ लैंड इंक्लूड्स अ पर्सन who is responsible for the surety for the payment of the arrears। तो डिफॉल्टर के अंदर वो पर्सन होता है जिसने एरियर्स देने होते हैं या टैक्स देना होता है, वो नहीं दे पाता या नहीं देता, दैट इज पर्सन इज कॉल्ड डिफॉल्टर। इरिगेशन, इरिगेटेड लैंड का मतलब होता है कि इरिगेटेड बाय कैनाल। इरिगेटेड क्या, ट्यूबवेल, वेल, लिफ्ट, स्प्रिंग, टैंक और एनी अदर जो कि हमारी ज़मीन से थोड़ा यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज से थोड़ी अलग है, सेपरेट ज़मीन है, उसे इरिगेटेड लैंड कहते हैं। होल्डिंग मीन्स अ शेयर और पोर्शन ऑफ स्टेट एंड लैंड ऑनर जॉइंटली टू और मोर पर्सन। होल्डिंग का मतलब होता है जितनी वो ज़मीन जिन पे वो अपना जो
काश्त कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को यूज़ कर रहे हैं। स्टेट मीन्स एनी एरिया फॉर विच सेपरेट रिकॉर्ड राइट हैज़ बीन मेड which has been separately assessed and the which board of revenue by general rules special declare any state, कि जिसके पर्पस के लिए जिसमें टैक्स लगाया जाता है वो स्टेट। आगे मैं बात करूँ कानून गो का मतलब आपने सुना होगा। कानून गो क्या होता है? शैल बी डीम टू इंक्लूड अ सुपरवाइजिंग टैपर्डर। इसका मतलब ये होता है कानून को वो पर्सन होता है जो कि असिस्ट करता है, जो पटवारी वगैरह को असिस्ट करता है, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो कानून को पर्सन वो होता है। कानून को पर्सन ये होता है कि पहले उसको, अब जो हमारा पटवारी है ना, उसके साथ साथ एक पर्सन लगाया जाता है जिसे हम कानून को कहते हैं, उसको असिस्ट करने के लिए। कानून को पहले यूज़ किया जाता था, मौजूदा दौर में इतना वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, बट होता है ये असिस्ट करने के लिए होता है पटवारी वगैरह को। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उनकी जो असिस्टेंट करता है उसे कानून को कहते हैं। लैंड ओनर वो पर्सन इंक्लूड अ पर्सन टू whom holding has been transferred and state holding has been formed and the recovery of the areas of the land revenue, some of the recoverable such areas for any person possession is state and share of the thereof in the portion enjoyment of the part profits and state but doesn't include the tenant। इसके अंदर लैंड ओनर वो पर्सन होता है जिस जो ओनर हो ज़मीन का, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि जो हमारी ज़मीन है ना, उस पर कास्ट कोई और पर्सन कर रहा होता है, लेकिन वो ओनर नहीं होता, वो लैंड ओनर नहीं होता, तो वो टेनेंट नहीं होता। टेनेंट वो पर्सन टेनेंट हो सकता है कि जो उस पर कास्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो जस्ट अपना वर्क कर रहा है और उसको रिमोनरेशन दिया जा रहा है। बट अगर हम लैंड ओनर की बात करें, अब जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो ज़रदारी साहब हैं या कोई भी गवर्नमेंट में हमारे जो इमरान खान है, इनकी जो लैंड ओनर होती है वो खुद तो नहीं कास्ट करते ना, तो वो तो लैंड ओनर है ना, तो वो पर्सन जो कास्ट करता है वो टेनेंट हो सकता है, बट जो अदर पर्सन है जो जिसकी ज़मीन है वो लैंड ओनर होगा, उसका शेयर होता है ना। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी को होता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जिसका होता है, इसके अंदर जो भी रेवेन्यू होता है उसको उसका पार्ट दिया जाता है, क्योंकि उसकी ज़मीन है, वो लैंड ओनर है। अगर लैंड रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो लैंड रेवेन्यू मीन्स असेस टू दिस एक्ट अंडर अदर द लॉ बीइंग इन फोर्स रेटिंग इंक्लूड्स रेट इम्पोज अकाउंट टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड ड्यू टू इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब आपको समझ आ रही है क्या है? इरीगेशन का मतलब वही होता है कि जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो भी टैक्स इम्पोज किया जाता है इरीगेशन ज़मीन के अलावा, और उसको जो टैक्स दिया जाता है। लीगल पटिशनर की मैं बात करूँ, लीगल पटिशनर एनी लीगल पटिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ द लीगल पिटिशंस एक्सेप्ट मुख्तार। लीगल प्रैक्टिशनर वो पर्सन होता है जो कि हमारी जो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर द टैक्स पर्पस। नेट एसेट्स का मतलब होता है एनी एसेट्स ग्रुप ऑफ द मींस एस्टिमेटेड एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस सच स्टेप ग्रुप ऑफ द रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन एक्सपेंस ऑफ द कैलकुलेशन असरटेन एस्टिमेटेड टैक्स जो हमारा लगाया जाता है। नेट एसेट्स आपको पता है क्या होते हैं? एसेट्स आपको पता ही होंगे, जो फिजिकली आपके पास चीज़ होती है अदर देन द मनी, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कैलकुलेशन द पेमेंट ऑनर barriers in whether in kind of the part, whether in respect of water rates, maintenance of the embankment, supply of seed, supply of manure, improvement implements, or cost of collection of rent, allowance, shortage and collection of rent, purpose of cultivation, wages, the purpose of the cultivation and harvesting, आगे in the kind of normal actually prevent the state group of the states। ये स्पेशल किस्म की डेफिनेशन है लीगल प्रैक्टिशनर जो होता है, और उसके अलावा नेट एसेट्स के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्ट इनके जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर से अदर देन है ना, इस वजह से। अगर पटवारी की मैं बात करूँ, पटवारी शाल बी डीम टू इंक्लूड टेपदार एंड द स्पेशल एडिशनल टेपदार। पटवारी वो पर्सन होता है जो कि ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पे विद दिस ग्रामेटिकली वेरिएशंस टू द एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द रेंट डिलीवर एंड द कोग्नेट एक्सप्रेशंस।
कोई भी जो पेमेंट वगैरह होती है वो पे होती है, उसको उसको पे की जाती है ना, पटवारी की भी पे होती है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट। ये सब डेफिनेशंस आपकी याद करने वाली है बच्चे, इनको ना आपने सर्वे मार्क आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टेनेंट वो पर्सन होता है जो कि होल्ड अंडर अनदर पर्सन एंड फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करता है, ये टेनेंट की डेफिनेशन है। जो इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ आपको, उसके बाद फिर अदर तो आप पढ़ ही लोगे। वुड बी लायबल टू द रेंट और फॉर द अदर पर्सन इंक्लूड द प्रोसीजर्स एंड सक्सेसर्स इन दिस बट डजंट इंक्लूड अ मॉर्गेज। मॉर्गेज वगैरह पर्सन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है टेनेंट के अंदर, क्योंकि टेनेंट जो होता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। विलेज ऑफिसर्स मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के अंदर जो अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि जाबित खाकोर, अराबास, अरियास। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, चैप्टर 2 पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर जो हमारा 1 है वो तो सब डेफिनेशन पे बेस करते हैं, हमने पढ़ लिया है। अनइरिगेशन लैंड क्या होती है? अनइरिगेशन लैंड वो होती है जिसके अंदर शामिल होता है फीड बाय रेमियंस, फ्लूड्स, हिल एंड वेस्ट वगैरह। तो ये सब डेफिनेशन क्लोज है चैप्टर 2 के अंदर, डेफिनेशन ही है, तो आपने सबको ये ना याद कर लेना है फिंगर टिप्स के अंदर। अगर मैं डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट चैप्टर 2 को स्टार्ट करूँ तो इसके अंदर हमारी डिवीजन्स होगी। तो द गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन अ डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स में बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एक जो डिवीजन है उसके ऊपर मुश्तमिल होगी 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, उसमें 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के हिसाब से। डिवीजन का मतलब होता है फैसलाबाद, फैसलाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, जो कि गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर द डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस सच टाइम लिमिट्स एरियाज। ये गवर्नमेंट जो होती है वो जब गिरदावर वगैरह करते हैं ना, फर्दमशुमारी वगैरह करते हैं, तो वो उस हिसाब से वो नोटिफाई करते हैं कि कौन सी ज़मीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिवीजन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। जी फैसलाबाद डिवीजन है, इसके अंदर कई डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। द गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन बाय द नंबर ऑफ द लिमिट्स डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट्स में बी डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जाता है, अब जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसको डिवाइड कर दिया जाए सब डिवीजन के अंदर। द गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स बाय द सब डिवीजन्स और तहसील्स। अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट और तहसील से उसके हैं, और उसके अलावा सब डिवीजन्स में कंसिस्ट 2 और मोर गवर्नमेंट में भी नोटिफाई। अब ये सब डिवीजन के अंदर, सब डिवीजन वो होती है जिसके अंदर 2 डिवीजन हो, 2 को मिलाकर एक डिवीजन बना दी जाए, एक पर्सन के अंदर आ जाए। देखिए ना कि फैसलाबाद है, फैसलाबाद एक डिवीजन है, और बाद लाहौर की कुछ डिवीजन के साथ जोड़ दी जाए तो उसको सब डिवीजन कहते हैं। डिवीजन के साथ डिवीजन को मिला देना, 2 या 2 ज़्यादा डिवीजन हों तो उसको हम सब डिवीजन कहेंगे। द गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन लिमिट्स इन द तहसील्स। जी तहसील को भी मिला के वो सब तहसील बनती है, वो भी 2 होती है, 2 से ज़्यादा होती है। आगे चैप्टर 3 है अपॉइंटमेंट एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, ही मैं आपको इसके अपॉइंटमेंट बताती हूँ। सेक्शन 17 से डील करते हैं। जी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 17 इम्पोर्टेंट है। 7 सेक्शन 17 ये 7 नहीं है, सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट केस से रिलेट करता है ना, इस वजह से। चलो मैं अब आपको ना अपॉइंटमेंट बताती हूँ ऑफिसर्स की, कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है। वो चैप्टर 3 सेक्शन 7 अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर से डील करता है। जी स्टूडेंट्स कहने एक बार थीम बता दो जो मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। डेफिनेशंस के अंदर आपको ये बता दो, सबसे पहले प्रोविंस होता है, प्रोविंस के बाद डिवीजन होती है, डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील होती है, तहसील के बाद तहसील प्लस तहसील, वो होती है हमारी सब डिवीजन। ओके, 2 तहसीलों को मिलाकर जो बना दी जाती है उसे हम सब डिवीजन कहते हैं। डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस होता है ना, फिर हर प्रोविंस के अंदर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट होती है। हाँ डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील होती है, तहसील के बाद तहसील प्लस तहसील हमारी सब डिवीजन बन जाती है, बस इतनी बात है। अब पढ़ें, स्टार्ट करें ऑफिसर्स की डिवीजन्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ गया, हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी अथॉरिटी जो हमारे पास, अगर क्लास की बात करें ऑफिसर्स की, जो हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। उसके बाद कमिश्नर है, उसके बाद कलेक्टर है, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर फॉर द फर्स्ट ग्रेड। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है ये फॉर द
प्रोविंस के लिए होता है। अगर मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करूँ, ये प्रोविंस के पूरे प्रोविंस के लिए काम करता है। मेंबर ऑफ द रेवेन्यू, आगे सीनियर मेंबर ऑफ रेवेन्यू, इसे MBR SMBR भी कहते हैं। MBR यानी कि सीनियर मेंबर, SMBR सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, MBR यानी कि मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और अगर मैं कमिश्नर की बात करूं, कमिश्नर जो यूज़ होता है वो यानी कि जो ऑफिसर होता है वो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। डिवीजन के लिए यूज़ होता है हमारा कमिश्नर। कमिश्नर जो अपॉइंट किया जाता है वो डिवीजन के लिए किए जाते हैं। जो कलेक्टर होता है वो ज़िला के लिए। जी, कलेक्टर के आगे डिप्टी कमिश्नर होता है। दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। कलेक्टर की और डिप्टी कमिश्नर की ये ज़िला पे लगाया जाता है। कमिश्नर जो होता है वो डिवीजन यानी कि फैसलाबाद पे। असिस्टेंट कमिश्नर की अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। इसके साथ साथ ग्रेड 1 ग्रेड 2 असिस्टेंट कमिश्नर, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 यानी कि CMAC कहते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर भी इसके साथ ही होता है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड, AC1 AC2 वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो ऑफिस की डिवीजन हो गई। आगे अपॉइंटमेंट एंड कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स। अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, वो हमारी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, गवर्नमेंट करती है। एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर की मैं बात करूँ, द गवर्नमेंट में अपॉइंट एंड एडिशनल कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन। जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है एडिशनल कमिश्नर को डिवीजन के लिए। हु शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल कमिश्नर, एक्सरसाइज पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द कंफर्ट इम्पोज ऑन द कमिश्नर। अगर हमारे जो कमिश्नर है, कलेक्टर है, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर हम एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर की बात करें तो ये नाम से पता चल रहा है कि इसको जो अपॉइंट करेगा वो हमारा या तो कमिश्नर करेगा या तो कलेक्टर करेगा। कैसे करेगा वो उसको पता होगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको कैसा पर्सन रिक्वायर्ड है। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है, जनरली कंट्रोल जो होता है वो हमारे कमिश्नर के पास होता है। और गवर्नमेंट के कमिश्नर जो होता है उसकी पावर्स को डिस्चार्ज भी कर सकता है और इम्पोज भी करता है कि आपकी ये पावर्स है। हमारा जो कमिश्नर है, कमिश्नर को गवर्नमेंट ने बना दी तो गवर्नमेंट ही आगे अपना एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर बना सकता है। ये भी कलेक्टर को भी गवर्नमेंट ने बनाना है और अगर जो एडिशनल कलेक्टर है उसको भी गवर्नमेंट बनाना है। तो इसी तरह कलेक्टर की जो होती है वो, कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। जी, मैंने पहले आपको बताया डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है यानी कि ज़िला के लिए होता है। तो उसने भी अपना एडिशनल कलेक्टर बना सकते हैं। अगर कमिश्नर को गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया, तो एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर जो है वो खुद अपॉइंट करते होते हैं। उनकी पावर्स, उनकी ड्यूटीज डिस्चार्ज वो सब खुद डिसाइड करते हैं। जी, इसमें गवर्नमेंट में भी अपॉइंट कर सकती है बट जो वो खुद भी करते हैं ना भी करते, वो उनका काम एडिशनल कमिश्नर का, एडिशनल कलेक्टर का जो काम है वो हमारे कलेक्टर और कमिश्नर कर सकते हैं। जी, वो ज़रूरत हो तो करते हैं। आगे असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर की मैं बात करूं तो एडिशनल और असिस्टेंट में डिफरेंस होता है बच्चे। असिस्टेंट का मतलब होता है असिस्ट करना, एडिशनल का मतलब एडिशनल, जब ज़्यादा मामला होते हैं तो वो एडिशनल कमिश्नर लगा दिए जाते हैं। अगर मैं असिस्टेंट की बात करूं तो असिस्टेंट का मतलब होता है द गवर्नमेंट में अपॉइंट इन अ डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट होती है वो इसे अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किसे करेगी? असिस्टेंट कमिश्नर को। मे भी असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर, और जो होता है हमारा असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है हमारा असिस्टेंट कलेक्टर भी हो सकता है। एंड द फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी एक्सपीडिएट या इसके अलावा भी उसे सब्र किया जा सकता है। ठीक है, और जो हमारा असिस्टेंट कलेक्टर है वही असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है, वही असिस्ट कर सकता है। आगे हम बात करें द गवर्नमेंट में बी प्लेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सब डिवीजन चार्ज ऑफ द कमिश्नर एंड कॉन्फर पावर टू द कलेक्टर और सब डिवीजन। अगर सेक्शन 16 हमें बताता है द गवर्नमेंट कॉन्फर पावर एंड द कलेक्टर ऑन एन असिस्टेंट कलेक्टर द फर्स्ट ग्रेड। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पावर ऑफ द जो हमारे कलेक्टर की पावर्स हैं उन असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स जो है वो सब ग्रेड 1 के ये भी इस्तेमाल होते हैं। इन केस any of the collector are conferred on the assistant commissioner or assistant collector, he shall exercise power through the control of the collector of the district। जी स्टूडेंट्स, डिप्टी कमिश्नर जो है वो कलेक्टर की ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है और इन्होंने वही पावर्स यूज़ करनी है जो गवर्नमेंट ने इन्हें देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कलेक्टर और जो भी हमने पढ़ा है, ये सब ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं। जो गवर्नमेंट ने कहना है वही इन्होंने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करना है।
तहसीलदार की अगर बात करूँ, तहसीलदार द चीफ ऑफिसर्स इन ट्रस्टेड द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लोकल रेवेन्यू के लिए जो कि हमारी तहसील पर लगाया जाता है, जो तहसीलदार है। तो इसका शैल भी कॉल द तहसीलदार, इसको तहसीलदार कहा जाएगा। तहसीलदार एक्सरसाइज पावर डिस्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर और एनी मे बी अंडर दिस एक्ट। जो हमारा तहसीलदार है वो असिस्टेंट कलेक्टर की जो पावर है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है। सर्टेन अपॉइंटमेंट टू बी नोटिफाइड, उसकी जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में इंक्लूड कर दी जाती हैं। आगे सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स है इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, पहली बात हो गई। द गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंस एंड द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिसर शैल बी सबऑर्डिनेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और उसके अलावा अगर बात करती है इसकी सब सेक्शन 3, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 में बताता है कि द जनरल कंट्रोल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स इन द डिवीजन। जो हमारा जो कमिश्नर है वो कंट्रोल करेगा तमाम अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात हो रही है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंस पे होता है, पंजाब सिंध बलूचिस्तान के भी जो प्रोविंसेस हैं उन पे जो हमारे कमिश्नर्स होते हैं वो उसके रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर को कंट्रोल करते हैं। जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं वो कमिश्नर्स पहले है। सबसे बड़ी डिवीजन अगर पहले बताया कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कलेक्टर होता है। हाँ जी, आगे बात करूँ मैं, ये बात ऑफिसर्स की हो गई। अब पावर्स टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस इन विथड्रॉ ट्रांसफर केसेस। Students, the Board of Revenue may by written order dispute such manner as may be deemed fit any business cognizable by revenue officers। इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो रिटर्न यानी कि लिख के ऑर्डर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि कोई भी काम जो, जैसे कि हमारे पास जज के पास पावर होती है ना सिविल कोर्ट के अंदर, कि वो ऑर्डर इशू करता है कि इसको अरेस्ट किया जाए, वारंट इशू करता है, या फिर बेल का कोई भी काम जो होता है, कोई भी ऑर्डर जो हमारे जज साहब करते हैं, सेम एज जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो भी एक रिटर्न ऑर्डर पास करता है, सेम एज टू फिट इन द कोग्निजेबल रेवेन्यू ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के लिए यानी कि ऑफिसर के खिलाफ जो हमारी रेवेन्यू अथॉरिटी उसकी बात हो रही है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी ऑर्डर कोई काम करने के लिए। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि सिविल जो हमारा सीपीसी हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जुरिस्डिक्शन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो सेम है, इसके अंदर अगर कोई ऑफिसर है उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसकी पावर नहीं है, या वो किसी बेसिक ग्राउंड की वजह से उसको लगता है कि उसके पास ये पावर नहीं है, या फिर वो उसके पास का बर्डन ज़्यादा है वर्क का, तो वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बिजनेस जो है, बिजनेस का मतलब काम ही होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो वर्क को बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किस ऑफिसर ने ये काम करना है, इसकी ये पावर है, इसकी ये ड्यूटी है। इन केस अगर वो नहीं करता उसको ट्रांसफ़र कर सकता है केसेस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस। ठीक है, तो ये बात हो रही है लाइक ऑर्डर विदड्रॉ केसेस पेंडिंग फॉर सच के ऑफिसर्स। अगर कोई ऑफिसर्स एब्सेंट है या फिर नहीं आ रहा तो इन केस वो क्या करता है, अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है। द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसेक्शन 1 मे बी लाइक ऑर्डर इन लाइक मैनर इन एक्सरसाइज बाय अ कमिश्नर कलेक्टर। जैसे हमने बात ही पढ़ी थी ना, कमिश्नर जो होता है वो कलेक्टर की तरह काम कर सकता है क्योंकि उसके पास ये पावर है। कमिश्नर जो होता है वो कलेक्टर से बड़ा होता है, जो कलेक्टर वो कमिश्नर से छोटा ग्रेड होता है इसका। तो इन केस अगर कलेक्टर एब्सेंट है या फिर कलेक्टर किसी काम वजह से बीमार है या फिर कलेक्टर अपॉइंट ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो कमिश्नर के पास ये पावर होती है। काम करने का प्रोसीजर बता रहे हैं कि कमिश्नर जो है अपनी पावर एक्सेस करते हुए उस पर डिसीजन दे सकता है। जो उसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर बनाया है, कमिश्नर की अथॉरिटी से ज़्यादा है, वो अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज करते हुए कमिश्नर के बिहाफ पे कोई भी काम कर सकता है। ये उसे लॉ कह रहा है। कौन सा लॉ कह रहा है? लैंड रेवेन्यू एक्ट कह रहा है। Whereas in a withdraw by a board of revenue under subsection 1 board may dispose of itself। अगर वो इन केस कोई काम जो ड्यूटी उसकी बनती है, उसकी जो पावर है वो काम नहीं करता, तो वो क्या करता है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, खुद से कर डिस्पोज ऑफ कर सकती है, और रिटर्न ऑर्डर उसे ऑर्डर इशू कर सकती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। हमारे कलेक्शन वगैरह जो हमारे कलेक्टर वगैरह कमिश्नर वगैरह उनको ऑर्डर भी कर सकती है, रेफर डिस्पोजल रेवेन्यू ऑफिसर केस इन विदड्रॉ बाय द कमिश्नर।
जो कमिश्नर है वो भी इस बात को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या कलेक्टर जो है वो खुद भी कर सकता है, जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो भी इसे कर सकती है बाय ऑर्डर। अब द कमिश्नर और कलेक्टर एज मे बी डिस्पोज ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद को भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और लाइक रेफर टू द रेवेन्यू ऑफिसर हिज कंट्रोल, और जो गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिसर्स रेवेन्यू अथॉरिटी ने उन्हें कुछ काम करने को दिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी वो अपने जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नो ऑर्डर इन दिस सेक्शन शैल इम्पावर टू द रेवेन्यू ऑफिसर, इस सेक्शन के अंदर कोई भी जो पावर रेवेन्यू ऑफिसर की एक्सरसाइज एनी पावर और डील with any business which would be competent to exercise deal within the local limits of his own jurisdiction। कि वो कहते हैं कि जो अब ठीक है उसने जो कोई केस ट्रांसफ़र कर दिया या कोई काम है वो उसने नहीं करना, तो उसने इधर ट्रांसफ़र तो कर दिया है, लेकिन अगर उसको लगता है इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज विद इन लोकल लिमिट्स, अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर अपने आउन जुरिस्डिक्शन अंदर क्या है कि तो काम कर सकता है, उसको लगता है इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है तो वो करे। और अगर उसको लगता है कि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है वह काम नहीं कर सकता तो वो फिर वो क्या करे कि वो आगे ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, would not be competent exercise to deal within the local limits of this own jurisdiction, अपने jurisdiction के अंदर रहकर वो काम करे। हाँ अगर वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो फर्दर भी तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, अदर ऑफिसर को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसको पता हो तो इसकी क्या पावर है, गवर्नमेंट ने उसे क्या ड्यूटीज़ दी हैं। आगे कम्बिनेशन ऑफ एन ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द गवर्नमेंट अपॉइंट वन ऑफ द सेम पर्सन बीइंग अदरवाइज competent according to law to any two or more persons offices provided for in this chapter। कम्बिनेशन ऑफिस की बात करूँ, अब जो कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है कलेक्टर है, इनको अगर गवर्नमेंट कहे कि आपने एक ऑफिस में वर्क करना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके ऑफिस बना दिए जाएं, तो ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा ऑफिस कैसे किस डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, इसका ऑफिस कौन सा होगा, इसको कहाँ अपॉइंट करना है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं। गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट मर्जी वजूद में आती है वो बनती है हमारी कैबिनेट बनती है, कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कैसे कंट्रोल करना है, और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेट होता है यानी कि जो टैक्स है गवर्नमेंट का पार्ट है तो उसने कैसे इसे कलेक्ट करना है, तो वो कलेक्टर को कहाँ अपॉइंट करना है, इसका ऑफिस कहाँ बनाना है, इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो आगे हम पावर्स की बात करें तो कॉन्फर्ड ऑफ द पावर्स रेवेन्यू ऑफिसर्स की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन कॉन्फर्ड ऑन एनी पर्सनल और एनी पावर्स टू द कमिश्नर और कलेक्टर अंडर दिस एक्ट मे इन लाइक मैनर विदड्रॉ सच पावर। हम ये बात कर रहे हैं कि कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है डिवीजन पे, ठीक है हमने बात की थी पहले। जो कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट पे किया जाता है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट तो कर दिया, इनकी जो पावर्स है वो भी गवर्नमेंट ने बताया दिस इज योर पावर्स, यू हैव टू यूटिलाइज दैम, अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट यूटिलाइज वी विल फायर यू, इनके हम आपको रिजाइन कर सकते हैं। इनका मतलब ये है कि इन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन से बालातर कोई काम नहीं करना और जो इनको पावर थी वो इन्होंने करना ही करना है। इसी इन्हें गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट जो है वो इनसे अथॉरिटी दी है, इनके पास ये पावर है। तो कंट्रोलर और अब देखिए ना कि अब कलेक्टर को हम देखें, कलेक्टर वो किससे कम है, कमिश्नर से। अब इन केस अगर कलेक्टर नहीं है, कमिश्नर उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, अगर कमिश्नर नहीं है तो कलेक्टर है, तो फिर गवर्नमेंट कलेक्टर को भी कह सकते हैं कि आप ये काम करें, गवर्नमेंट ने उसे ड्यूटी लगा दी तो वो कर सकता है। अदरवाइज इन केस उसके जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए है, वो डिवीजन के लिए है, कमिश्नर अगर डिवीजन के लिए है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उन्होंने अपना अपना काम तो करना है अपने जुरिस्डिक्शन के राइटिंग। अगर उनको लगता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है ये नहीं कर सकते तो वो फिर गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के थ्रू बता देते हैं जी। आगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी नोटिफिकेशन ऑन एनी पर्सन ऑन एनी पावर ऑफ एन असिस्टेंट कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट इन मैनर विदड्रॉ सच पावर। अब जो हमारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो नोटिफिकेशन करती है, इसी तरह जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो भी नोटिफिकेशन कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई टैक्स नहीं जो चार्ज किया जा रहा है, टैक्स नहीं हो रहा तो वो उसे नोटिस कर सकती है हमारा असिस्टेंट कलेक्टर। A person whom powers are conferred by the sections those within the local limits in such classes government board of revenue as may be the direct and the except otherwise directed personnel shall purpose to the connect exercise thereof deemed। और कमिश्नर और कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर केस में भी ये सब जो काम है ना असिस्टेंट कलेक्टर और जो भी इनकी ड्यूटीज पावर्स होती हैं वो सब हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है जी।
बंदे कैसे हैं, ये वो हमारे बीपीएससी वगैरह टैक्स एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो कलेक्ट पास होने के बाद ही अपॉइंट किया जाता है जी, इनकी पावर्स इन्हें बता दी जाती है। फंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स का फंक्शन ये है कि वो बाय एनी फंक्शंस इज द परफॉर्म स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर बयान है कि आपने डिस्ट्रिक्ट पे काम करना है, डिस्ट्रिक्ट में करना है, डिवीजन पे डिवीजन में करना है, हमारे कमिश्नर ने करना है, और उसके अलावा जो कलेक्टर है उसने जो काम जिसके लिए लिखा हुआ है, जिसने प्रोविंस के लिए करना है, उसने पूरे प्रोविंस के लिए करना है, जो जो काम इस एक्ट में बयान है उसने उसके अकॉर्डिंग तो करना है। उसके बाद पावर जो गवर्नमेंट उन्हें देती है उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, उनको नोटिफिकेशन होता है कि ये काम जो है वो कलेक्टर करेगा, वो करेगा, कमिश्नर करेगा। आगे है रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफर व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर एनी क्लास हु हैज अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड, अगर जो ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो लोकल एरिया के अंदर अंदर रहकर अपना काम करे, इस ट्रांसफर फ्रॉम द लोकल एरियाज टू अनदर रेवेन्यू ऑफिसर द सेम और हायर क्लास, अगर उसको लगता है उसका जो दूसरा पर्स ऑफिसर है उसका भी यही ऑफिसर है और उसके पास जो जुडिक्शन उसकी भी पावर है, तो वो अदर प्रोविंस के साथ भी उसको अपनी पावर देते हुए उससे वो काम करवा सकता है। ही शैल कंटिन्यू एक्सरसाइज द पावर इन द अदर लोकल एरियाज, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केस में भी अदरवाइज डायरेक्टर्स डायरेक्ट हैज द डायरेक्टेड, कि उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर फर्ज करना कि फर्ज करके अब हमारा डिवीजन फैसलाबाद है, फैसलाबाद के अंदर अगर मुल्तान के अंदर कोई काम करवाना है, जो हमारा कलेक्टर है या फिर कमिश्नर डिवीजन पे काम करता है, अगर कमिश्नर को लगता है कि मुल्तान डिवीजन के अंदर ये काम होना चाहिए, वो भी कमिश्नर है, मुल्तान का भी कमिश्नर है, फैसलाबाद का भी कमिश्नर है, तो उन दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम है, गवर्नमेंट तो प्रोविंस एक ही है ना उनका, तो वो अपने जो पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए दूसरे प्रोविंस के जो कमिश्नर है उसको इनकी दूसरे डिवीजन के से भी वो काम करवा सकता है, अगर उसको इन केस कुछ कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई भी ऐसा काम जो उसको लगता है कि वो पर्सन करे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अब देखें ना, फिर जो पर्सन की लैंड इस जो फैसलाबाद में है डिस्ट्रिक्ट में, उसकी क्या पता लैंड मुल्तान में भी हो, तो वो उसको वेरिफिकेशन के लिए कोई भी काम कोई भी ऐसा पर्पस कोई नोटिफिकेशन देना हो तो वो कमिश्नर को कह सकते हैं, बिकॉज दे बोथ हैव सेम पावर्स। ओके, तो ये बात से रिटेंशन ऑफ पावर्स रिटेन कर सकता है। अदर कमिश्नर की पावर तो सेम ही होती है ना, हम प्रोविंस से बाहर नहीं जा रहे, हम प्रोविंस के अंदर रह कर ही कमिश्नर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर को किसने अपॉइंट करना है, गवर्नमेंट तो पूरे प्रोविंस के एक ही है ना, बस बात फिर खत्म। आगे प्रोसीजर चैप्टर 4 प्रोसीजर ऑफ एन रेवेन्यू ऑफिसर के उनका प्रोसीजर क्या है रेवेन्यू ऑफिसर्स का काम करने का। Subordination of revenue officers in all official acts and proceedings. A revenue officer shall, in the absence of express provision the law contrary to the subject to the place, time, manner, and performing his functions to be the directions and control of the officers to whom is subordinate. कहने का मतलब ये है कि जो पावर्स उसको गवर्नमेंट ने दे दी उसने वो तो एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ साथ अगर उसको लगता है कि ये पावर उसके पास नहीं है तो वो ट्रांसफ़र कर दे, और उसके अलावा वो तब तक काम कर सकता है जब तक गवर्नमेंट ने उसको पावर दिया है। अगर जब तक गवर्नमेंट से पावर ले नहीं लेती, जब तक वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर लेता, तब तक उसकी ये ड्यूटी है। सब ऑर्डिनेशन ऑफिस वही बात है, सेम प्लेस सेम टाइम मैनर, वो जिसने डायरेक्शन देनी है ना कि वो काम करे तो वो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे हमने कोर्ट में पढ़ा था ना सीपीसी में, जो जजेस हैं उसने वही पावर यूज़ करनी है, वही उसने भी वही पावर यूज़ करनी है कमिश्नर ने जी। आगे power to make rules as the procedure. The Board of Revenue may be previous approval. The government make rules inconsistent regulating the revenue officers in the case procedures to be provided. This जब हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है ना उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं इनके वर्क के हिसाब से। द रूल्स में बी प्रोवाइडेड अमंग मैटर्स टू द इन्फोर्सिंग द इजेक्टमेंट द फॉर्म एंड डिलीवरी ऑफ द पोजेशंस इमूवेबल प्रॉपर्टी, rules providing matters may confer any revenue officers all powers in regard contempt resistance like civil court may exercise in the execution of decree whereby the judge enactment the delivery of the possession of their property। ये बात मैं पहले आपको बता दी थी कि अगर डिस्प्यूट राइज हो जाता है पोजेशन पे या टाइटल पे डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो वो क्या करेगी, सिविल प्रोसीजर जो सिविल कोर्ट उसकी पावर एक्सरसाइज करते हुए डिसीजन दे सकती है, बट उसको पहले टाइम देगी 90 डेज का कि वो सिविल कोर्ट जाकर डिस्प्यूट रिजॉल्व करे।
Subject to the rules of the section, revenue officers may refer to the case which he is empowered to dispose of the act and other revenue subordinate to him investigation report and decide of case such report after the giving parties concerned opportunity of being hired. ये कहने का मतलब ये है कि वो जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, उनकी रिपोर्ट्स बनाएं और उस पर डिसीजन डिसाइड करें इसका क्या हल है। तो पार्टीज को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो उनको सुना जाए। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर उन पर डिसीजन होना है, उनको हेयर करना है, तो फिर सब काम तो सिविल प्रोसीजर वाला काम ही आ गया ना। तो उसने सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग देखते हुए केस को डिसाइड कर देना है। पहले तो उसने टाइम दिया होता है, 20 डेज के अंदर जाए अपना केस सॉल्व करवाए। प्रोसीजर की ये बात है ना कि वो अगर पावर उसके पास है काम करने की, अगर वो तो अपना काम उसने करना है। अगर उसको लगता है कि इन केस अगर डिस्प्यूट राइज हो गया तो वो क्या करे कि वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन का कोई भी ऐसा केस राइज हो गया है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं वो सब ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर वो केस डिसाइड करते हैं, तो पार्टीज को भी सुना जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर वो मैं सीपीसी का अप्लाई किया जाता है। हाँ जी, जो सिविल केस में यूज किया जाता है। हाँ जी। पर्सन बाय whom appearance and applications may be made before and revenue officers। अब पर्सन किसे अपीयरेंस होना है और किसे एप्लीकेशन भेजनी है बिफोर एंड रेवेन्यू, मतलब किसने रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने पेश होना है, क्या करना है, ये सब कुछ हम यहाँ देखते हैं। अपीयरेंस एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड एप्लीकेशंस एक्ट्स टू डन बिफोर हिम एंड मे बी ऑर्डर टू बाय पार्टीज देमसेल्व्स, या तो पार्टीज में वो खुद पेश हो, बाय देयर ऑथराइज्ड एजेंट और लीगल पिटिशनर, या तो वो क्या होता है जब उन्हें नोटिस दिया जाता है। अब ये बात देख लेंगे स्टूडेंट्स, समन और नोटिस में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। अब जो समन है ना वो कोर्ट भेजती है कि आपने आना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास वो एक्स पार्टी डिग्री आ जाएगी, यानी कि जो एक तरफा फैसला होता है वो समन होता है। अब ये नोटिस करते हैं जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो, और नोटिस भेजते हैं कि वो क्या करें कि पार्टीज या तो खुद आ जाएं या तो फिर बाय द ऑथराइज्ड एजेंट लीगल प्रैक्टिशनर्स के, जो हमारे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट्स वगैरह उनको भेजे कि और पे आके ताकि वो केस को है वो हेयर किया जाए। Provided the employment of the authorized agent or legal practitioner with the excuse to the attendance of the parties to the case, personal attendance especially in the revenue officers। उसके बाद ये कह जाता है कि उनको स्पेशल पर्सनल अटेंडेंस उसको लगाई जाती है पार्टीज की, कि क्या क्यों वो टैक्स पे नहीं कर रहे, ये क्या डिस्प्यूट राइज हुआ है। जी, ये दोनों बात हो रही है। अगर डिस्प्यूट की टाइटल की बात है तो बात की बात है, अगर टैक्स की दे रहे तो भी उनके पास ये वो नोटिस किया जाता है। द फीस ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स नॉट अलाउड टू इन प्रोसीडिंग बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट अनलेस द ऑफिसर कंसिडर रीजंस टू द रिकॉर्ड बाय हिम राइटिंग द फीस शुड बी अलाउड। जी, लीगल पटिशनर की जो फीस होती है वो भी वो रिटर्न करवाई जाती है। ऑफिस ऑफ द अनलेस द ऑफिसर कंसिडर्ड बाय फॉर द रीजंस राइटिंग फीस शुड बी अलाउड, इसका मतलब ये होता है कि बात ये हो रही है कि जब भी वो कोई केस होता है, टैक्स फीस जो उन पे लगाई जाती है, टैक्स का कोई डिस्प्यूट है या फिर टाइटल का डिस्प्यूट है, उन पे जो फीस जो कॉस्ट आती है वो उन्होंने पे करनी होती है, चाहे वो लीगल पटिशनर की हो जिसकी भी हो, ठीक है। तो ये बात हो जाती है शैल बी अलाउड, अलाउड किया जाता है, अलाउ किया जाना चाहिए कि वो फीस पे करें। आगे पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स की अभी पावर है कि वो क्या करते हैं, समन इशू कर सकते हैं तो एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। समन की बात आ गई। समन का मतलब ये है कि जब उन्होंने पहले तो नोटिस देना है कि आपके पास ये, जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो पहले नोटिस करते हैं। अगर लीगल नोटिस भेजा जाता है कि आपका ये काम है, आप कोई जो केस है वो इंस्टीट्यूट हो गया या फिर डिस्प्यूट राइज हो गया, नोटिस किया जाता है। उसके बाद जब नोटिस के बाद वो नहीं आते तो उन्हें समन इशू किया जाता है। समन जो होता है वो पावर होती है हमारी रेवेन्यू ऑफिसर की कि वो एविडेंस के लिए भी कह सकता है और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको रिक्वायर्ड है उसके लिए कह सकता है। अब पर्सन रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस इज कंसिडर्ड, जिसकी अटेंडेंस लाजमी होती है, नेसेसरी लाजमी है फॉर दिस पर्पज ऑफ एनी बिजनेस बिफोर हिम रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि उसके पास कोई काम आया है रेवेन्यू ऑफिसर के पास, यानी कि उसका डिपेंडेंट का,
उसको लगता है कि उसकी अटेंडेंस लास्ट में, तो उसे समन इशू करती है। अ पर्सन सो समन शैल बी बाउंड टू अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन इन द समन इन दिस पर्सन। तो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अपीयर हो और उसका जवाब दे। इफ़ द समन सो अलाउज हीज ऑथराइज एजेंट और लीगल पटिशनर। और जो समन इशू किया जाता है ये और उसके एजेंट को भी किया जा सकता है और लीगल पटिशनर को भी किया जा सकता है जो उस पर्सन के बिहाफ पे पेश होगा। ठीक है, किसके लिए करना है? टू गिव द एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट के लिए करना है। Provided that the exceptions in the section 131, 132, 133 the Code of Civil Procedure shall be applicable, requirement attendance for this section। वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो 1908 में अडॉप्ट किया जाता है सीपीसी में। The person attending in this obedience to the summons shall be bound to state the truth upon the matter respecting by which they examine and make the statements to produce such document and other things relating to any matter such revenue officer may required। कि वो उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो अपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भेजे अगर उसका समन इशू हो जाता है या खुद जाए, और साथ के साथ उसका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी उसको जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको पेश करे। अगर समन्स टू बी इन राइटिंग एंड साइन एंड सील, जो हमारा समन होता है वो कैसा होना चाहिए? राइटिंग होना चाहिए। एवरी समन शैल बी इन राइटिंग, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इन डुप्लीकेट शैल स्टेट द पर्पस फॉर इट्स इशूड। इसकी जो डुप्लीकेट होती है वो पार्टीज को दी जाती है। एंड शैल साइन, 3 कॉपीज होती हैं, एक पार्टीज को दी जाती है, एक रेवेन्यू ऑफिसर खुद रखता है, और एक जो होता है वो उसकी कॉपीज होती है वो रिकॉर्ड में रखी जाती है फॉर दिस पर्पस। जी, 3 कॉपीज बनाई जाती हैं, एक पार्टीज को भेजी जाती है, एक रेवेन्यू को रखता है, रिकॉर्ड के अंदर ये बात रखी जाती है कि इशू किया गया है। प्रॉपर इस पे सील लगी होती है हमारे समन के ऊपर। एंड शैल बी साइन, और इस पे साइन भी होती है रेवेन्यू ऑफिसर के जो इशू कर रहा है। और इफ ही हैज सील एंड आल्सो बी ए सील। और आगे मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स की कौन कौन से मोड है जिनसे समन किया जाता है। अ समन इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, जो समन है वो रेवेन्यू ऑफिसर इशू करता है। शैल इन द प्रैक्टिसेबल be served personally to a person to address the failing him or the authorized agent। वो क्या करता है, किसी authorized person को जो अथॉरिटी रखता है, जो एजेंट है, जो जिस साउंड माइंड है, जिसको पता है कि माइनर को तो नहीं कर सकता ना ऑब्वियसली, तो वो डेड पर्सन को इशू करेगा समन कि वो आए और यहाँ के अपना केस जो है वो उससे डील करे। If service cannot be affected the manner provided subsection acceptance in the service is refused to someone may be served affixing। अगर वो इनकार कर देता है या नहीं आता तो उसको अफिक्स कर दिया जाता है कॉपीज को टू यूजुअल लेक टू टेक प्लेस, उसकी जो रेजिडेंस प्लेस है वहाँ पे उसको क्या कर देता है, फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दिया जाता है कि पर्सन जो है रिक्वायर्ड है टू द रेवेन्यू ऑफिसर। द पर्सन टू होम एड्रेस, जो कि उस पर्सन का एड्रेस होता है उस पे उसके एड्रेस पे उसको फिक्स कर दिया जाता है। और इफ़ द पर्सन डजंट रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट, अगर जो पर्सन है वो उसकी डिस्ट्रिक्ट में रहता नहीं, उसकी रिहाइश नहीं है उस जगह पे, इन विच द रेवेन्यू ऑफिसर इम्प्लॉयड द केस सच समन रिलेट्स टू रेफर इन द डिस्ट्रिक्ट समन्स मे बी सर्वड। कि वो क्या करता है कि समन्स को सर्व कर देता है जो कि उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग होते हैं, कोई भी तो होगा ना, तो वो उसके अंदर सर्व कर दिया जाता है कि वो पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है। सेंडिंग इट बाय द पोस्ट, इसे पोस्ट के जरिए भेजा जाता है टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द पर्सन हियर रेजिडेंस, जहाँ वो रहता है उसका जो कलेक्टर है उसको भी नोटिस किया जो समन भेजा जाता है कि अगर वो केस नहीं आता तो वो उसका कलेक्टर उसकी जगह आए और बताए कि ये क्या इशू है, क्या मैटर है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंटेन सबसेक्शन। आगे एंड फिक्सिंग कॉपी ऑफ द समन्स ऑन सम स्पीशियस प्लेस ऑन द स्टेट वेयर एंड लैंड इज सिचुएट। उसके बाद जहाँ पे उसकी लैंड है उस पर वहाँ फिक्स कर दिए जाते हैं, बाद में पहले पढ़ चुके हैं। If the summary relates to case in which the person having the same interest in the numerous at the personal service, all them the reasonably practicable revenue officer so directs to the serve delivery the copy of the such person's revenue officers nominates in the behalf of the summon may be revenue officer direct when someone is forward under the subsection revenue officer presume that the summon have valid to the serve time to time letter delivered in the ordinary course post to the electronic means and including short messages and received to the confirmation such delivery। बात ये हो रही है कि जो रेट ऑफिसर है ना, उसने जो
समन इशू किया है वो ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा कि जो वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा द टाइम व्हेन द लेटर वुड बी गिवन इन द ऑर्डिनरी कोर्स पोस्ट इससे उसे कोर्ट ने बुलाया हो। और उसके अलावा इसमें ये भी बात देखी जाती है कि जो सर्विस है ना, अगर उसको पोस्ट की जा रही है, उसको बार बार इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए भी किया जाता है कि उसको समझ इशू हो जाए, उसको पता लग जाए कि उसका जो डिस्प्यूट है या फिर कोई मसला जो आ रहा है वो हमारे ऑफिसर्स को ईमेल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भी की जाती है, शॉर्ट मैसेजेस भी किए जाती हैं, सर्विस भी की जाती है कंफर्मेशन के लिए कि उसको अगर वो फिर भी नहीं आ रहा तो उसने अप्रूव देना होता है। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है या कलेक्टर है उसने बात बतानी होती है कि उसको हमने सब कुछ किया है लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा, तो उसको इस बात के प्रूफ देने होते हैं जब वो समन फॉरवर्ड करता है द डिफरेंट मीन्स। ओके, आगे मोड्स कौन कौन से? सर्विस ऑफ ऑर्डर प्रोक्लेमेशन देयर ऑफ अ नोटिस ऑर्डर टू द प्रोक्लेमेशन कॉपी एंड डॉक्यूमेंट इशू टू द रेवेन्यू ऑफिसर। जो रेवेन्यू ऑफिसर से कॉपी इशू की जाती है फॉर द सर्विस ऑफ एनी पर्सन शैल बी सर्व्ड इन मैनर इन द 24 सेक्शन फॉर सर्विस ऑफ समन। जो जैसे सर्विस को समन को सर्विस देनी है सेक्शन 24 में जैसे बताया गया है कि उसको फिक्स करवा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन मीन्स के ज़रिए बता दिया जाता है और उसके अलावा उसको पोस्ट के ज़रिए बता दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 में जो हम पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोक्लेमेशन के ज़रिए उसको बुलाया जाता है, प्रोक्लेम किया जाता है कि वो पर्सन नहीं आ रहा, प्रूफ दिए जाते हैं। नो सच नोटिस प्रोक्लेमेशन और कॉपी शैल बी वॉइड an error in the name and designation of any person refer them unless error is the occurrence contained in justice। कहने का मतलब ये है कि जैसे भी उसने नोटिस किए हैं, जो भी नोटिस किया उसको गलत नहीं जब तक तस्वर किया जाता है, जब तक ऐसे नहीं हो सकता कि कोई ड्रेस वगैरह की मिस्टेक हो तो हम ये कहते हैं कि ये समन ही गलत है, ऐसा नहीं होता। जब तक उसमें जो डिस्प्यूट अगर वो वैलिड है तो वो वैलिड है। अगर कोई मेरिट कोई एथिकल मिस्टेक और डिजिटल मिस्टेक आ गई है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक की वजह से उसे हम वर्ड कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, समझ के अंदर। गॉट इट। अगर मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, अगर मैं मोड ऑफ प्रोक्लेमेशन की बात करूँ, व्हेन अ पर्सन इज इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर्स, जब जो प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, द शाल एडिशन इन मोड ऑफ पब्लिकेशन विच मे बी प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट मे बी बीट of the drum and contrary affixing of parties in the contemptuous place land to the which is relates। ये बात हो रही है कि उसको जब प्रोक्लेमेशन इश्यूज के जरिए किया जाता है तो वो उसे या तो ड्रम बीट के जरिए पहले बुलाया जाता था, जो पहले तरीका यूज़ किया जाता था क्योंकि एक्ट काफ़ी पुराना है, तो ड्रम बीट के जरिए बुलाया जाता है या फिर उसके जरिए बुलाया जाता है या फिर उसके कॉन्स्टेप्शियस जो हमारी कॉन्स्पिशियस प्लेस जो होती है उसके लैंड के ऊपर रिलेट कर दिया जाता है कि पर्सन रियली रिक्वायर्ड है टू द रेवेन्यू ऑफिसर। आगे इंक्वायरीज बनाई जाती है। इंक्वायरीज अंडर दिस एक्ट डीम टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो इंक्वायरीज की जाती है अंडर दिस एक्ट वैसे तस्वर की जाती है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। एवरी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, ऐसे तस्वर की जाएगी जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग सेक्शन 193, 219 एंड 288 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड and revenue officers holding inquiry shall be deemed to court for the purpose of such inquiry। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पीपीसी है उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर वो पर्सन को बुलाया जाता है वो नहीं आता, अगर वो क्या करता है हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर कोई परजुरी करता है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको चेंज कर देता है, कोई जानबूझ कर उसमें रद्द कर देता है, जो हमारे पीपीसी के अंदर जो सजाएं रिक्वायर्ड है सेक्शन 193, 219 और 228 के अंदर जो सजा रिक्वायर्ड है वो उसको देखते हुए जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसकी पनिश भी कर सकता है इन केस अगर वैसा होता है। एवरी हेयरिंग एंड डिसीजंस इन सच इंक्वायरी शाल बी इन पब्लिक, तमाम जो हेयरिंग होंगे वो तमाम पब्लिकली रखी जाएंगी। एंड द पार्टीज ऑन देयर ऑथराइज्ड एजेंट शैल हैव ड्यू इन नोटिस टू अटेंड, कि जो पार्टीज होती हैं उन्हें हर हेयरिंग पे पेश होना होगा और जो नहीं आती तो उसको अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस का रिस्पॉन्स करना होगा। आगे लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज जो ऑफिसर होता है रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसकी लैंग्वेज कैसी होगी? द गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन डिक्लेयर विच शैल फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट डीम टू बी लैंग्वेज इन ऑर्डनरी इन द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द प्रोविंस, कि जो भी अब देखें ना कि अगर विलेज की बात करें तो विलेज के अंदर जो मोस्टली लैंग्वेज होती है तो उर्दू या पंजाबी,
पंजाब की बात है पंजाबी, तो उस रेवेन्यू ऑफिसर वही लैंग्वेज यूज़ करेगा जो उस प्रोविंस के अंदर यूज़ की जाती है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि वो गांव में जाके इंग्लिश में जाके नोटिफिकेशन भेजे, इंग्लिश में जाके उससे नोटिस समझ इशू करे, ऐसे नहीं करना। अगर उनको लगता है कि उनकी जो मोस्टली लैंग्वेज है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उर्दू अगर लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो वो उर्दू में नोटिफिकेशन करें, नॉट दैट इन इंग्लिश। कोर्ट की जो लैंग्वेज है, हमारी जो फॉर्मल लैंग्वेज है, कोर्ट लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। इन केस अगर वो गवर्नमेंट वगैरह में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम कर रहा है, डिवीजन लेवल पे काम कर रहा है, कोई टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो समन इशू कर रहा है तो वो लैंग्वेज यूज़ करे जो उसके प्रोविंस के अंदर यूज़ की जाती है। तो वो यूज़ नहीं करनी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, नो, ऐसे नहीं होता। आगे, अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट whenever is provided by this act that a defaulter may be arrested, such shall be made a warrant issued by the revenue officer competent to direct such person arrest। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या करता है, वारंट इशू कर सकता है। अगर कोई पर्सन डिफॉल्टर हो गया है, वो पे नहीं करता, एरियर्स भी पे नहीं करता, टैक्स भी पे नहीं करता, तो फिर वो क्या करता है, वारंट इशू कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इंटर अपॉन द लैंड premises of the measurements, etc., it shall be lawful for the revenue officer, any person acting under this act of the revenue officer, time to time, in tenant necessary purpose, measurement, declaration, and the fixation, excavation, boundaries to the classification assessment, any person connected relating to the exercise of officers provisions, any other law for the time being in force relating to the land revenue upon any land, the premises लैंड ऑफ परमिशन वेयर द बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। वो कह रहे हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट है ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो जा सकता है उस जगह पर जहाँ पे उसको लगता है कि वो पर्सन रिजाइड करता है। क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर ज़मीन हैं उनके अंदर जो पर्सन होते हैं उनको बुलाने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट पर्सन जा सकता है इंक्वायरी के लिए। उसको ये नहीं है कि वो ज़मीन के अंदर एंटर नहीं हो सकता, उसके पास ये पावर है कि वो इन टाइम भी उसको लगता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन की उस जगह जाना चाहिए, तो वो उस लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है वो उस जगह जाता है। प्रोवाइडेड दैट नो परमिट इज यूज्ड इन द डिवेलिंग शैल अपॉन इन द कॉन्टेस्ट टू द ऑक्युपायर सर्विंग ऑफ ऑक्युपायर नोटिस टू लेस देन 7 डेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। इनका मतलब ये है कि अगर वो डिवेलिंग है, जो ह्यूमन जो जगह है वहाँ पे अगर कुछ वुमेंस वगैरह रहती हैं या फिर वो ज़मीनों के अंदर अक्सर लोग रहती हैं ना कि वुमेंस वगैरह भी वर्क करती हैं, या फिर वो कुछ ऐसी प्लेस है जहाँ उसको जाने से पहले नोटिस करना पड़ेगा। अगर वो ऐसी पर्सन पब्लिकली है तो वो जा सकता है। इन केस अगर ये बात एक्सेप्शन रखी गई है कि अगर वो प्लेस डिवेलिंग प्लेस है, ह्यूमन डिवेलिंग है, तो वो इसको पहले 7 दिन पहले नोटिस करना पड़ेगा जो हमारे पर्सन ऑफिसर्स हैं वो उस जगह पे आएंगे फॉर द इंक्वायरी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यू रिगार्ड द पे टू द सोशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिस ऑफ द ऑक्युपायर्स। तो आगे प्लेस ऑफ स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो प्लेस ऑफ सिटिंग की मैं बात करूँ, अ रेवेन्यू ऑफिसर अदर देन द असिस्टेंट कलेक्टर द फर्स्ट ग्रेड में बी एक्सरसाइज अंडर दिस एक्ट विद इन द लोकल लिमिट। अब प्लेस ऑफ सिटिंग की यही होगी, लैंड रेवेन्यू के असिस्टेंट कलेक्टर की फर्स्ट ग्रेड जो ऑफिसर है वो क्या करता है, वो जो उसकी लोकल लिमिट्स हैं उसके अंदर रहकर वो अपना काम करता है। असिस्टेंट कलेक्टर जो फर्स्ट ग्रेड है वो एक्सरसाइज करता है पावर विद इन द डिस्ट्रिक्ट, वो पावर के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, जबकि हमारा जो कलेक्टर है वो पावर जो है अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर रहकर, विद इन द लिमिट्स के अंदर रहकर, लिमिट जुरिडिक्शन में रहकर काम करते हैं। प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज, अगर जो प्रोसीडिंग्स है वो हॉलीडेज के लिए हेल्ड कर दी जाए, एनी प्रोसीडिंग्स हेल्ड बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट ऑन अ डेट नोटिफाइड एज अ हॉलीडे shall not to be invalid reason the proceeding having been held on the date। ये बात हो रही है कि अगर कोई प्रोसीडिंग हॉलीडे के लिए रखी जाती है, यानी कि अगर कोई प्रोसीडिंग ऐसे होता है ना कि प्रोसीडिंग छुट्टी वाले दिन रख ली गई है तो उसे हम इनवैलिड कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे इनवैलिड है, उसको वैलिड कंसिडर की जाएगी, उसको रीजंस भी नहीं देनी पड़ेंगी कि मैंने ये प्रोसीडिंग क्यों रखी है। अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है, ठीक है, तो वो उसे इनवैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। केस अगर वो कोई इंक्वायरी वगैरह बिठा लेता है किसी भी दिन छुट्टी वाले दिन ही, तो उसे इनवैलिड नहीं कहा जाएगा, उसे हम वैलिड ही कहेंगे। ओके हो गया। अगर सील्स की बात करें, द गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब रेवेन्यू ऑफिसर शैल यूज सील साइज एंड डिस्क्रिप्शन शैल बी बाय ईच सच ऑफिसर्स। जो गवर्नमेंट है वो उसकी अपनी सील्स होती हैं, हमारे जो गवर्नमेंट्स वगैरह है
गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको उनकी सील्स, उनकी अपनी एक स्टैंप होती है, उनके अपने साइंस होते हैं जो गवर्नमेंट उन्हें अलॉट करती है। तो वो उसी यूज़ करते हुए उसको सील करते हुए, यानी कि जब उन्हें सम्मन देना है, सील जो लगानी है ना ऊपर, हमने पढ़ा था ना, तो वो सील होता है समझ। तो उसने अपनी सील लगा के भेजना है कि इट इज़ गिव बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट की नोटिस जो आया है, नोटिस जो दिया गया है, वो सील उस पर लगी हुई है। इसका मतलब है कि उसे सील वो गवर्नमेंट की सील है। ठीक है, time to time prescribed revenue officer shall use seal size and description shall use app for each officer। हर ऑफिसर की अपनी सील होती है। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो कोस्ट आर रेवेन्यू ऑफिसर मे गिव अप्रोशन ऑफ द कोस्ट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एनी मैनर ही थिंग्स फिट। और से जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको उसकी कॉस्ट भी दी जाती है। कॉस्ट का मतलब होता है मतलब अब जो लैंड ऑफिसर है उसने जब आपने कोई भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं, उनकी जो फीस होती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। शैल नॉट बी अलाउड इवन शैल रिकॉर्ड इन रीजन फॉर द ऑर्डर प्रोवाइडेड। जी, वो कॉस्ट उसको देनी पड़ती है। अगर वो पर्सन आता है आपके किसी भी केस पे, वो डिसीजन कर देता है और उसकी जो फीस होती है वो आपको देनी पड़ती है। पेनल्टी की सेक्शन 35 पेनल्टी से डील करता है। इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्ड समन नोटिस प्रोक्लेमेशन, अगर वो उसको समन इशू किया जाता है, वो फेल हो जाता है कि वो उस दौरान नहीं पेश होता, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज कर देती है 500 रुपीज़ एंड मोर देन। वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस डिसाइड की जाती है कितनी पेनल्टी उस पर इम्पोज होती है। कि विलेज ऑफिसर्स अभी हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये आज का लेक्चर आपका ख़त्म होगा। 35 सेक्शन पेनल्टी तक हमने पढ़ ली है, कॉस्ट भी हमने पढ़ ली, सील्स भी पढ़ ली, और उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोसीडिंग होल्ड भी हमने पढ़ ली। जी, सील्स एक वो भी सील्स होती है ना जो काम वो नहीं करते तो वो जगह को सील कर देते हैं, वो भी सील हम कह सकते हैं। प्लेस ऑफ सीटिंग की बात कर ली हमने, और उसके अलावा पावर ऑफ ऑफिसर्स को पढ़ लिया, इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, कहाँ अपॉइंट किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, कलेक्टर होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होता है। ये उसके बाद कमिश्नर सबसे बड़ा होता है, उससे भी बड़ा हो जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस, सबसे बड़ा होता है। जी, और कुछ डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन है वो आपने खुद याद करनी है, मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादातर करवा दी हैं। और लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि आप पंजाब प्रोविंस में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो पंजाब के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। जी, बस आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ना ये फर्दर सेक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि विलेज ऑफिसर जो है वो सेपरेट से डील करने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बेसिक आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। 35 सेक्शन तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फिर फर्दर डिस्कस करेंगे विलेज ऑफिसर्स को। ठीक है, तो आज के इतने ही। अल्लाह हाफिज़।